प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करता हूं कि आपने अभी तक अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ यार चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे कि आपको हमारे द्वारा अपलोड होने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन बराबर मिलते रहे। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम समझेंगे NCERT विज्ञान कक्षा 10वीं का अध्याय 1। जैसा कि आपको पता होगा NCERT विज्ञान कक्षा 10वीं के अध्याय 1 का नाम रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण हैं। तो आज इसी पाठ को हम समझेंगे और साथ ही साथ में इस पाठ के प्रश्नोत्तर को भी आज इस वीडियो में हम समझेंगे। तो इसलिए वीडियो को आखिरी तक ज़रूर देखना। इस पूरे वीडियो को देख लेने के बाद में आपको अध्याय 1 रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण बहुत ही अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो इसलिए आप सभी से रिक्वेस्ट है कि वीडियो के अंत तक ज़रूर बने रहे। तो चलिए बिना किसी देर के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैसा कि नाम से ही स्पष्ट होता है कि रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण, तो आपको पता होगा कि रासायनिक अभिक्रियाएं क्या है। ये आपने कक्षा 5, 6 में भी पढ़ा होगा विज्ञान विषय में। तो रासायनिक अभिक्रियाएं क्या होती है कि हमारे आसपास कई प्रकार की रासायनिक अभिक्रियाएं घटित होती है, जो जैसे कि दूध का दही बनना, जैसे कि लकड़ी का जलना, ये सारी अभिक्रियाएं हैं। इस पार्ट में हम इन्हीं को समझेंगे कि किस प्रकार की अभिक्रिया होती है और उनके परिणाम क्या होते हैं। और दूसरी बात और हम यहाँ पे समझेंगे कि समीकरण क्या होते हैं। समीकरण को समझे अगर तो आपको मैं बता देना चाहता हूँ कि आपको पता है कि दुनिया भर के लगभग 200 देशों के वैज्ञानिक जब रिसर्च करते हैं तो उनकी भाषा अलग अलग हो सकती है। जैसे कोई इंडियन वैज्ञानिक रिसर्च करेगा तो स्वाभाविक सी बात है कि वो इंडियन भाषा हिंदी जानता होगा। उसी प्रकार से अगर कोई जापानी वैज्ञानिक करेगा तो स्वाभाविक सी बात है कि वो जापानी ही जानता होगा। तो इसलिए क्या किया कि दुनिया भर के वैज्ञानिकों ने इन पदार्थों के लिए या इन चीज़ों के लिए एक ऐसे समीकरण गठित किया है जो कि पूरी दुनिया में मान्य है। जैसे कि हम जल को पानी को जल कहते हैं, पानी कहते हैं, उसी प्रकार से अंग्रेजी में जल को वाटर कहा जाता है। पर जल का सूत्र सब जगह पर पूरी दुनिया पर H2O है। तो इससे क्या है कि वो संबंधित कोई सा भी देश का वैज्ञानिक हो, जल का मतलब उनके लिए H2O है, उससे वो जल का मीनिंग समझ जाते हैं। तो ये समीकरण होते हैं। समीकरण किस आधार पर बनते हैं वो भी हम इस वीडियो में हम समझने वाले हैं। तो इसलिए इस वीडियो को आखिरी तक जरूर देखना। रासायनिक अभिक्रियाओं की बात करें तो यहाँ पे कुछ अभिक्रिया हम समझेंगे, जैसे कि संयोजन अभिक्रिया, वियोजन अभिक्रिया, रेडॉक्स अभिक्रिया। ये सारी अभिक्रियाएं हम इसमें A to Z क्रम से समझते चलेंगे। तो चलिए बिना किसी देर के इसके सबसे पहले हम प्रश्नोत्तर देख लेते हैं अध्याय 1 के। तो अध्याय 1 के प्रश्नों की बात करें तो कौन कौन से प्रश्न महत्वपूर्ण हैं वो आपको मैं पूरे पाठ के इसमें महत्वपूर्ण प्रश्न आज बता दूंगा। तो पहला प्रश्न ले तो पहला प्रश्न अपना ये आ जाता है कि वायु में जलाने से पहले मैग्नीशियम रिबन को साफ क्यों किया जाता है। तो आप देख सकते हो ये इसका उत्तर है पूरा का पूरा। चाहे तो आप इसको स्क्रीनशॉट लेके भी पूरा नोट कर सकते हो। यहाँ पे लिखा है वायु में जलाने से पहले मैग्नीशियम रिबन को साफ किया जाता है, जिससे कि इसकी ऊपरी सतह हट जाए, साथ ही धूलकण आदि भी साफ हो जाए, ताकि मैग्नीशियम की सतह हवा के प्रत्यक्ष संपर्क में आ सके। मैग्नीशियम बहुत ही क्रियाशील धातु है। जब ये खुले में रखा जाता है तो इसकी भारी सतह वातावरण की ऑक्सीजन से क्रिया करके मैग्नीशियम ऑक्साइड की परत बना लेती है। इसलिए मैग्नीशियम रिबन को वायु में जलाने से पहले साफ किया जाता है। तो उम्मीद करता हूँ कि ये पहला प्रश्न और उसका उत्तर आपने नोट कर लिया होगा। अब हम चलते हैं दूसरे प्रश्न के ऊपर। दूसरा प्रश्न ये रहा आपका, जब लोहे की कील को कॉपर सल्फेट के विलयन में डुबोया जाता है तो विलयन का रंग क्यों बदल जाता है। तो आप इसका उत्तर देख सकते हो। जब लोहे की कील को कॉपर सल्फेट के विलयन में डुबोया जाता है तो वह नीले रंग से भूरे रंग का हो जाता है। यह कॉपर सल्फेट के घोल में से कॉपर को प्रस्तापित करने की क्षमता रखता है। और ऊपर इसके बीच में देखें तो ये इसका सूत्र है, आप इसे भी नोट कर लें। और आगे देखें तो इस अभिक्रिया के दौरान सल्फेट का नीला रंग धीरे धीरे फीका हो जाता है। अब आगे देखें तो एक और ये महत्वपूर्ण प्रश्न है, ये कई बार बोर्ड परीक्षाओं में पूछा जाता है, चाहे राजस्थान बोर्ड हो, MP बोर्ड हो या UP बोर्ड हो, कई बार ये प्रश्न पूछा गया है। सभी बोर्ड की मैं बात कर रहा हूँ। ये प्रश्न जरूर बहुत अच्छे से आप याद कर लें। संतुलित रासायनिक समीकरण क्या है, रासायनिक समीकरणों को संतुलित करना क्यों आवश्यक है। अगर इसका उत्तर देखें तो संतुलित रासायनिक समीकरण में किसी भी रासायनिक अभिक्रिया के उत्पाद तत्वों के परमाणुओं की संख्या अभिकारक तत्वों के परमाणुओं की संख्याओं के बराबर होती है। द्रव्यमान संरक्षण के नियम का पालन करने के लिए रासायनिक समीकरणों को संतुलित होना आवश्यक। ये इसका उत्तर है। ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, आप इसको जरूर याद कर ले। अगर आगे देखें तो ये देखिए अभिकारक किसे कहते हैं। तो अभिकारक किसे कहते हैं, रासायनिक अभिक्रियाओं में भाग लेने वाले पदार्थ को अभिकारक कहते हैं। और उसी प्रकार से अगला प्रश्न है उत्पाद किसे कहते हैं। तो रासायनिक अभिक्रियाओं के फलस्वरूप निर्मित नया पदार्थ उत्पाद कहलाता है। इन अभिकारक और उत्पाद को मैं आपको एक रासायनिक समीकरण के माध्यम से समझाना चाहूँगा। जैसे कि आप ये समीकरण देख पा रहे हो, आपको नज़र आ रहा है ये, तो ये लेफ्ट साइड का तीर का जो निशान है, इसके लेफ्ट साइड का ये अभिकारक होता है। और तीर के उस साइड यानी कि इक्वल टू के उस साइड का जो पदार्थ बचता है बनता है ये इधर वाला, ये अपना उत्पाद रहता है। तो आशा करता हूँ कि आपको अभिकारक और उत्पाद समझ में आ गया होगा।
अब आगे देखिए, श्वसन को ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया क्यों कहते हैं, वर्णन कीजिए। तो ये रहा इसका उत्तर, आप इसे भी याद कर ले। श्वसन को ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया कहते हैं क्योंकि श्वसन में ग्लूकोज का ऑक्सीकरण होता है, जिससे बड़ी मात्रा में ऊर्जा का उत्पन्न होती है। तो आप इसको याद कर ले, ये इसका रासायनिक सूत्र है, आप इसको भी लिख लें। आगे देखें तो लोहे की वस्तुओं को हम पेंट क्यों करते हैं, ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है एनसीईआरटी विज्ञान कक्षा 10वीं के लिए। तो आप इस प्रश्न को बहुत ही अच्छे से याद कर लें। क्या लिखा गया है, लोहे की वस्तुओं को हम पेंट। तो ये प्रश्न आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप ऊष्माक्षेपी एवं ऊष्माशोषी अभिक्रिया का क्या अर्थ है, उदाहरण दीजिए। तो आप देख सकते हो, ये ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। जिन अभिक्रियाओं में उत्पाद के साथ ऊष्मा का भी उत्सर्जन होता है उन्हें ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं, और ये इसका सूत्र है, आप इसको जरूर लिख के आना। अगला देखिए, ऊष्माशोषी अभिक्रिया किन्हें कहते हैं। तो जिन अभिक्रियाओं में ऊष्मा का अवशोषण होता है, जैसे N2, ये इसका सूत्र है, उन्हें ऊष्माशोषी अभिक्रिया कहते हैं। तो आप पूरा इसको याद कर ले। अगला देखिए, तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, ये कई बार बिहार बोर्ड में भी पूछा गया है और अन्य बोर्ड में भी ये पूछा जाता है। जैसे कि वियोजन अभिक्रिया को संयोजन अभिक्रिया के विपरीत क्यों कहा जाता है, इन अभिक्रियाओं के लिए समीकरण लिखिए। तो उत्तर देखिए आप इसका, वियोजन अभिक्रिया में एकल पदार्थ विभाजित होकर 2 या 2 से अधिक पदार्थ देता है। यह अभिक्रिया संयोजन अभिक्रिया के विपरीत होती है, क्योंकि संयोजन अभिक्रिया में 2 या 2 से अधिक पदार्थ मिलकर एक नया पदार्थ बनाते हैं। और ये वियोजन अभिक्रिया का सूत्र है, आप देख सकते हो, और ये संयोजन अभिक्रिया का सूत्र है। आगे देखें, विस्थापन अभिक्रिया एवं द्विविस्थापन अभिक्रियाओं में क्या अंतर है। इसका उत्तर आप देख सकते हो, जब कोई तत्व दूसरे तत्व को उसके यौगिक से विस्थापित कर देता है, विस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। दोस्तों, मैं आप सभी को ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न बता रहा हूँ, यही प्रश्न वार्षिक परीक्षाओं में आपके पूछे जाएंगे, तो आप इन प्रश्नों को बहुत ही अच्छे से याद जरूर कर लें। द्विविस्थापन अभिक्रियाओं की बात करें तो द्विविस्थापन अभिक्रियाओं में 2 या अलग अलग परमाणु या परमाणुओं के समूह आयन में आपस में आदान प्रदान होता है, और ये इसका सूत्र है, आप इसको जरूर याद कर लें। आगे देखिए, तो अवक्षेपण अभिक्रिया से आप क्या समझते हैं, उदाहरण देकर समझाइए। ऐसी अभिक्रिया जिसमें अविलेय लवण प्राप्त होता है अवक्षेपण अभिक्रिया कहलाती है, ये इसका सूत्र है। आगे देखिए, ऑक्सीजन के योग या ह्रास के आधार पर निम्न पदों की व्याख्या कीजिए। अपचयन और उपचयन, और इसी को रेडॉक्स अभिक्रिया भी कहते हैं। तो आप ये देख सकते हो, अपचयन अभिक्रिया, जिन अभिक्रिया में ऑक्सीजन का योग या हाइड्रोजन का ह्रास होता है उपचयन अभिक्रिया कहलाती है, और ये इसका सूत्र है, आप देख सकते हो, ये इसका सूत्र है। आगे देखिए, अपचयन अभिक्रिया, जिन अभिक्रियाओं में ऑक्सीजन का ह्रास या हाइड्रोजन का योग होता है अपचयन अभिक्रिया कहलाती है, और ये इसका सूत्र रहा। ये उदाहरण जरूर आपको लिख के आना पड़ेगा। इन दोनों अभिक्रियाओं के सम्मिलित रूप से रेडॉक्स अभिक्रिया से नाम से भी जाना जाता है। अगला देखें तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, तेल एवं वसायुक्त खाद्य पदार्थों को नाइट्रोजन से प्रभावित क्यों किया जाता है। आप इस प्रश्न को जरूर बहुत अच्छे से याद कर लें। खाद्य सामग्रियों को संग्रहित करने वाली थैलियों में से ऑक्सीजन हटाकर उसमें नाइट्रोजन गैसी कम सक्रिय गैस से युक्त कर देते हैं, ताकि उनका अपचयन न हो सके। इस प्रकार तेल एवं वसायुक्त खाद्य पदार्थ ऑक्सीजन के संपर्क में नहीं आ पाते, जिससे वे जल्दी खराब नहीं होते। इसलिए तेल एवं वसायुक्त खाद्य पदार्थों को नाइट्रोजन से प्रभावित किया जाता है। अगर इस प्रश्न को आप समझे तो सीधे सीधी आपने कभी आलू की चिप्स दुकान से लेकर ज़रूर खाई होगी। आपने देखा होगा उसमें कि काफ़ी हवा भरी रहती है उसमें। अगर हवा की बात करें तो वो हवा जो रहती है वाकई में वो कम क्रियाशील गैस होती है, जिसका नाम नाइट्रोजन है। नाइट्रोजन आलू की चिप्स में इसलिए भर देते हैं क्योंकि जिससे कि आलू की चिप्स जल्दी ख़राब ना हो, क्योंकि आपको पता है कि भोजन ऑक्सीजन के संपर्क में आने से जल्दी ख़राब हो जाता है। इसलिए आलू की चिप्स में ऑक्सीजन को हटाकर उसमें नाइट्रोजन गैस भरी जाती है। आगे देखिए, निम्न पदों का वर्णन कीजिए तथा प्रत्येक का एक एक उदाहरण दीजिए। यह भी एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, इस प्रश्न को जरूर बहुत ही अच्छे से याद कर लिया। जैसे कि संचारण, जब कोई धातु अपने आसपास अम्ल, आर्द्रता आदि के संपर्क में आती है तब यह संचारित होती है, इस प्रक्रिया को संचारण कहते हैं। चांदी के ऊपर काली परत चढ़ना व तांबे के ऊपर नीली परत चढ़ना संचारण के उदाहरण है। अगर सीधे सीधे बात करें तो जंग लगने को ही संचारण कहते हैं, आप इसको इस प्रकार से समझ सकते हैं। आगे देखिए, विकृत गंधिता। विकृत गंधिता का मतलब देखिए तो वसायुक्त व तेली खाद्य सामग्री जब लंबे समय तक रखी रहती है तो उसे प्रयुक्त तेल और वसा उपचयित होकर विकृत गंधी हो जाते हैं। जैसे मक्खन को लंबे समय तक खुला छोड़ देने पर उसके स्वाद और गंध में परिवर्तन आ जाते हैं। विकृत गंधिता को अगर अपनी देसी सामान्य भाषा में समझे तो आपने कभी भी अपने घर पर यह जरूर देखा होगा कि सुबह की बनी हुई सब्जी शाम तक या दोपहर तक खराब हो जाती है, तो उस खराब सब्जी को आप क्या कहते हो, वही विकृत गंधिता है। इससे आपको समझ में आ गया होगा, क्योंकि सब्जी में क्या रहता है, तेल रहता है और उसके अंदर वसा भी रहता है, इसलिए तेल और वसा अभिक्रिया करके उस चीज़ को, भोजन को जल्दी खराब कर देते हैं ऑक्सीजन की सहायता से, तो वही विकृत गंधिता है। उम्मीद करता हूँ कि आपकी संचारण और विकृत गंधिता बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब आगे देखिए, निम्नलिखित रासायनिक समीकरणों को संतुलित कीजिए। तो ये रासायनिक समीकरण हैं और इनको संतुलित रूप ये नीचे लिखा गया है। तो ये पूरा पार्ट मैंने आपको समझा दिया है। अध्याय 1 रासायनिक समीकरण एवं अभिक्रिया, जो कि कक्षा 10वीं एनसीईआरटी विज्ञान का पाठ था, मैंने आपको पूरा समझा दिया है। उम्मीद करता हूं कि ये सारे प्रश्न उत्तर आपकी परीक्षाओं में बहुत ही मदद करेंगे और ये भी उम्मीद करता हूं कि ये पूरा पाठ आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया होगा।
अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ यार चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके जाएँ। इसी के साथ मैं इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करता हूँ। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।